क्या जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है? ना, बिल्कुल नहीं के बराबर। क्या जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है? ऐसा ही है ना? ना, बिल्कुल नहीं के बराबर है ना। ये 200 से 300 यूरो, 500 यूरो पर एनम, 500 यूरो पर एनम, विच इज लाइक 40,000 रुपया एक साल का। अब 40,000 तो कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया लाख 2 लाख तो ऐसे हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाते हैं, आईटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पैसे तो अच्छे खासे लग जाते हैं। बताएं कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है? अगर मास्टर स्टूडेंट की बात करें, हम साथ साथ पीएचडी के भी बता सकते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है कि मास्टर्स के वक्त आपको स्कॉलरशिप नहीं देती है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नहीं है, सही तो है। आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता। नॉर्मली यूएस में उन यूनिवर्सिटीज में आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं जहाँ पे वो ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं ना, अच्छा, तो उन लोग कुछ चुनिंदा लोगों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो बट फिर सिंस यहाँ, हाँ पूछिए। प्लीज ना ना, आप आगे बढ़ा, नहीं आप पूरा करें। सिंस यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, तो स्कॉलरशिप का भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बट डार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ स्कॉलरशिप देती है, बट वो कुछ स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को मिलता है ना, वो इट्स लाइक वेरी मिनिमम। अगर 10,000 लोग आ रहे हैं तो 100 को मिलता है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट। ये हो गया मास्टर्स के लिए। पीएचडी के लिए डार्ड एक पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप देती है, जिसका इंटरव्यू वो दिल्ली में कंडक्ट करवाती है ना, इंडिया में कंडक्ट करवाती है। अच्छा अच्छा, तो उस केस में आप यूनिवर्सिटीज में नहीं अप्लाई करते हो, आप डार्ड में अप्लाई करते हो। डार्ड प्रोजेक्ट, डार्ट, हाँ, आई हर्ड अबाउट डार्ट, या मतलब कि काफी वो एडवर्टाइज करते हैं इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फिर वो अच्छा, डार्ट के थ्रू आना पड़ता है, फिर वो कुछ आपको प्रोफेसर दे देते हैं, वो फिर आप आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में। ये एक हो गया। और अच्छा, सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हो, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आ जाती है, आप पीएचडी करते हो अगर, उस केस में आपको मिल जाता है। इट इज डिपेंडिंग ऑन 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 योर लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप अगर म्यूनिक में रह रहे हो तो म्यूनिक इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, इन म्यूनिक, बिल्कुल बिल्कुल, म्यूनिक में आपको अप टू 27-2800 यूरो इन हैंड आ सकता है ना। 2700 से 2800 यूरो के आसपास, आप 2500 से 2800 यूरो के आसपास आपके इन हैंड सैलरी आ सकता है, अगर आप म्यूनिक जैसे जगह पे हो। अच्छा और अच्छा, और अगर आप छोटे शहरों में हैं तो 1700-1800 तक भी आ सकते हैं। ये बताएं कि मास्टर स्टूडेंट अगर उनको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, फिर सर्वाइव कैसे करते हैं? बाकी आपका डॉर्मेट्री हो गया, फिर उसके बाद से खाने पीने की चीजें होगी, ये कैसे अरेंज होता है? क्या पार्ट टाइम जॉब ये करते हैं या ये फिर बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप शहर में पीएचडी कर, मेजोरिटी ऑफ जगह पे आपको जॉब मिल जाती है ना। अगर आप अच्छा, जॉब मतलब म्यूनिक, पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ मैं डिटेल में। बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब आपको अच्छा, मिल जाती है। आप यहाँ पे आई थिंक 100% स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर्स हो या जर्मन हो, सब काम करते हैं ना पढ़ाई करते करते। 100% अच्छा अच्छा, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं साथ साथ में? पार्ट टाइम, बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल करते हैं ना। और एज ए अच्छा फॉरेनर पर वीक या कुछ 120 डेज पर ईयर करने के लिए आप अलाउड होते हो अच्छा ना। अच्छा अच्छा, तो माने आप बिल्कुल 1/3 डे ऑफ द ईयर यू आर अलाउड टू वर्क, एंड देन आप इतना अर्न कर लेते हो, देयर इज वेरी हाई चांस कि आप 900 से 1500 यूरो के आसपास आप अर्न कर सकते हो। तो दैट्स वेरी गुड। कि फिर वो खाने पीने में कितने खर्च हो जाते हैं आपको डॉर्मेट्री और खाने पीने में? कुछ सेविंग भी हम्म, होती है कि सारे पैसे चले जाते हैं बस जो ना नहीं करने में हो जाती है, अगर अगर कोई अच्छा करना चाहे तो हो जाती है। बट अच्छा, जितना ये बिलो जो खर्च होती है वो इट वेरीज फ्रॉम, आई वुड से, डिपेंडिंग एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, कि आप कहाँ पे बेस्ड हो, क्योंकि आपका अकोमोडेशन कॉस्ट उस पर काफी डिपेंड करता है कि आप बड़े शहर पे रह रहे हो कि छोटे शहर पे रह रहे हो। बड़े शहर पे आपको हो सकता है अप टू 400 यूरोज आपको पे करनी पड़ी, छोटे शहर में हो सकता है कि 200-250 में से भी काम बन जाए। तो ये कहीं ना मतलब कहीं आपका मुझे लगता है कि 700 तक, 750, 800 तक, 600 से 800 के बीच में आपको पर मंथ खर्च होता है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ही और शी इज बेस्ड आउट। 700 यूरो आप जो ना स्पेंड कर लेते हैं खाने पीने रहने में, ऐसा ही है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही है, एज ए सही है, अच्छा। स्टूडेंट थोड़ा तो लिमिटेड लाइफ आपको जीना पड़ता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट जो होते हैं लिमिटेड, मतलब ऑन एवरेज की बात। अब भाई कोई बंदा ज्यादा खर्च करना चाहे तो वो तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल अनलिमिटेड है ना, जितना खर्च करना चाहे वो तो सारी चीजें। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये बात होगी। अच्छा, पीएचडी वाले आपने बताया कि 700 से 2700 का मैंने कहा था, अच्छा अगर आप बहुत, 2700, हाँ, तो फिर उसमें सेविंग कितनी हो जाती है? 1700-1800 सेविंग हो जाती है अगर इस तरीके से, आ, अगर
बिल्कुल, अगर कोई कर सकता है 1700 तक तो मुश्किल है करना एज ए पीएचडी स्टूडेंट, बट 1200 से 1500 तो कर ही सकते हैं। ये बताएं कि इंटर्नशिप आप बता रहे हैं कि सारे बंदे जॉब करते हैं वहाँ, पीएचडी वाले तो फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उनको अलग से कोई पार्ट टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्योंकि वो सारे दिन ऑक्यूपाइड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चीजें अगर मास्टर्स के लिए कोई बंदा आ रहा है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ी थी उस समय? अपना सीवी प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको अपना कवर लेटर एसओपी प्रोवाइड करना पड़ता है, और आपको अपने चारों 8 सेमेस्टर के सारे बैचलर्स के सारे आपको ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। आई थिंक इट्स नॉर्मल, स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड, मतलब कि आपके एचआरडी वगैरह कराते हैं ना उसको, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारे को? एचआरडी मतलब आप अटेस्टेशन की बात कर रहे हैं? अटेस्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री अटेस्टेशन वगैरह जो होता है वो। डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि अटेस्टेशन कराकर भेजे आप, और कुछ कहती है कि आप इसको सील्ड एनवेलप में भेज दीजिए। जैसे आप यूनिवर्सिटी से लेंगे ना ट्रांसक्रिप्ट, तो यूनिवर्सिटीज बहुत सारे वक्त सील कर देती है। अच्छा अच्छा, तो आप उन्हीं का यूनिवर्सिटी का ही एनवेलप पे उसे सील्ड कंडीशन पे उसको भेजते हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का ये रहता है। या फिर आप अगर आप जाकर यूनिअसिस्ट के वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आई थिंक ये सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। वक्त के हिसाब से और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये सारा चीज वेरी करता था ना। मेरे वक्त आई अप्लाइड इन 2015, आई केम टू जर्मनी इन 2016. So I believe in last 5 to 6 months, 5 to 6 years, a lot has changed. Yeah, a lot of change. Like same in Taiwan, a lot of thing has been changed. Earlier, they are not asking for a police verification. उस समय कोई ऐसा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगा। अब मांगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। मेडिकल आप कराते हैं ना, तो उस समय इंडिया में शायद पुलिस वेरिफिकेशन आपको देना पड़ता है ताइवान यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कॉमन जैसे, लेकिन डिग्री का आपने एचआरडी तो कराया होगा ना? जैसे आपकी जो मेन डिग्री हो गई, बैचलर की डिग्री हो गई, जैसे मैंने ताइवान आने के लिए यहाँ पे डिग्री मांगते हैं अटेस्टेड, शायद वीजा के लिए मांगते हैं। तो आई थिंक वीजा के लिए तो वो चीजें तो शायद आपने कराया, आई डोंट नो लाइक जर्मनी का क्या हिसाब किताब है। शायद आप सही कह रहे हो कि वीजा के वक्त जब आप ये यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, वीजा का डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। तो वीजा का भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है जर्मनी का, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरे तो काफी आसान था ना। मैंने एज सच बहुत ज्यादा मुझे गाइडेंस नहीं था मेरे पास, और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी थी ना। इट वॉज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर स्टूडेंट्स। बहुत आसान था कि ये उनके पास लिस्ट होता है, आप लिस्ट देख लो और उस लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं दे दो। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। एज ए स्टूडेंट अप्लाई करना जर्मनी में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा सही। अच्छा ये बताएं, फिर मास्टर्स कोई बंदा वहाँ पे रह के 2 साल का ही मास्टर्स होता होगा? 2 साल का ही होता है ना, कि 1 साल का भी होता है मास्टर्स? नहीं, 1 साल का तो नहीं है, तो 2 साल का मास्टर्स होता है मिनिमम। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी 2 टाइप का यूनिवर्सिटी होता है। एक होक्सशुले बोलते हैं, वो अप्लाइड यूनिवर्सिटीज होती है। वहाँ पे कोर्सेज 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। कनाडा वगैरह में बहुत सारे कोर्स होते हैं, को-ऑप्ट करके जॉब भी कर रहे हैं और कोर्सेज भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में चल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें जॉब तो नहीं होता है, मगर इसमें ये होता है कि आपको ज्यादातर कोर्सेज जो होता है वो इंडस्ट्रियल कोर्सेज लेना पड़ता है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल कोर्सेज ज्यादा, आपने इंडस्ट्रियल कोर्सेज ले लिया? अच्छा एग्जैक्टली, तो यू गेट चांस टू लर्न और डेवलप मोर इंडस्ट्रियल नॉलेज। समटाइम्स ये आपको जॉब मिलने में भी आसानी करता है। अच्छा वली, तो ये बताएं कि जॉब के क्या चांसेस है वहाँ? मास्टर्स बंदा कोई कर लेता है तो उस फील्ड में क्या उसको जॉब आसानी से मिल जाती है कि फिर जॉब के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल करना होता है? नहीं, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बट इन जनरल फाइंडिंग अ जॉब इज इजियर हियर ना। अगर आपके पास स्किल है, और अगर आप if you have done your masters in a trending course or in a trending area of study, for example computer science, information technology or electrical engineering, AI something, machine learning अगर है तो you will get a job. It's not that difficult to find a job here, but mechanical, civil, these studies need be difficult to find a job in these studies, and also you need to have German language skill quite good to get a job in if you are a civil engineer or mechanical engineer. अच्छा, सो इज देयर अ लैंग्वेज बैरियर? ताइवान में क्या होता है कि हम जॉब करते हैं तो ठीक है, कंपनी एमएनसी कंपनी भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ लैंग्वेज में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पाया जाता है, क्योंकि ये लोग जो भी है
ठीक है, अगर हमारा ग्लोबल कस्टमर है तो उससे बात होती है तो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जो भी इंटरनल चीज़ें होती है पूरी चाइनीज़ में होती है। तो क्या वहाँ भी कुछ इस तरीके से है कि एमएनसी कंपनी होने के बावजूद भी आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना होता है? ऐसा कुछ है? लैंग्वेज बैरियर तो होता है मगर अगर जो एमएनसी से बड़ी कंपनीज है वो ट्राई कर रहे हैं अभी कि थोड़ा इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल हो, बट अगर आपके पास जर्मन स्किल है तो ये आपके एडवांटेज में रहता है। अच्छा, द So सेम लाइक if someone is planning to come to Germany and if he or she asks me my advice, then I would like to advise him or her कि आप अपना जर्मन लैंग्वेज स्किल बेटर कर लो, आने से पहले या आने के बाद, ड्यूरिंग योर मास्टर्स, बिफोर यू स्टार्ट योर जॉब, अपना डेफिनेटली आप जर्मन लैंग्वेज स्किल तो बेटर कर लो। तो लेवल भी होता है, लेवल 1 2 3? हाँ बिल्कुल, देयर आर लेवल्स लाइक A1 A2 B1 B2 C1। कौन से लेवल में एफिशिएंटली वो काम कर सकते? वो तो नॉर्मली C1 होता है ना, वो मैंने C1 हाईएस्ट होता है, लेवल होता है, हाईएस्ट वो लेवल हो हाईएस्ट गया। लेकिन तो मगर वर्किंग क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर फॉरेनर बंदा है तो? कर तो लेते वो B1 पे, मगर B1 पे आपको काम कम्युनिकेट आप नहीं कर पाते, मगर आपके पास अच्छा, B1 सर्टिफिकेट है तो उनका ये मानना है कि यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू इंटीग्रेट इन अ टीम। in team later on maybe you can improve, then you can just Exactly. C1 they don't expect C1 from you because C1 is like really advanced level ना, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी वैसे वो C1 होगा ना। अच्छा, पीएचडी के बाद भी जॉब मिल जाती है आसानी से कि पीएचडी के बाद थोड़ा फिर आप पीडीएफ की तरफ ही देखते हैं, या उनके लिए कुछ आरएनडी वगैरह टाइप का उनका पोजीशन होता है, ये सारी चीजें क्या है इसका? जॉब सर्च का बिल्कुल वो जो सिचुएशन होता है, दिस इज मोर और लेस सेम आफ्टर मास्टर्स और आफ्टर पीएचडी, depending on your skill, depending on in the area you are working on, ये सारा चीज डिपेंड करता है ना, बट या depending on one's skill, तो एक इंसान कितना एफर्ट दे रहा है जॉब ढूंढने पे, ये सारा चीज डिपेंड करता है। सही है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है कि भाई सैलरी कितनी मिल जाती है, मास्टर्स स्टूडेंट हो या पीएचडी स्टूडेंट हो, तो सैलरी कितने होता है पर एनम और पर मंथ कितना होता है इंडियन रुपीज में बताना चाहे तो? जर्मनी में ऐसा है कि अगर कोई इंजीनियर है, मास्टर्स इंजीनियर, उसको मास्टर्स इंजीनियर है तो उसको मिनिमम आई बिलीव 44,000 के आसपास मिलता है ना, मिनिमम 44,000 यूरो यस पर ईयर आपको मिल रहा है। पर वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी up to 60-65. There are some companies, automotive big companies, they also pay like up to 75-80 ना स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग पे मास्टर्स के बाद। एवरेज आप एवरेज मानकर चले, आप 55 में एवरेज बोलूंगा ना। अच्छा, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। जैसे कि अभी डेटा साइंटिस्ट काफी हॉट जॉब है, उसमें ज्यादा मिलता है, तो इस तरीके से एवरेज बोलना मुश्किल होगा, फिर आपको हर सेगमेंट का एवरेज निकालना पड़ेगा ना। मतलब यही हो गया कि 55 के अराउंड जो है ना, इसी तरह आगे पीछे ट्रेंड करता रहता है। अगर आपकी ट्रेंडिंग स्किल में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है 65 या 70 टच कर जाए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल कि क्या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए? आईएलटीएस से टोफल मांगते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मगर उसमें ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको रिलीफ भी दे देती है अगर आपका बैचलर्स इंग्लिश में किया हुआ है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका बैचलर्स का इंग्लिश था तो वो आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है बस। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में और कुछ में आपको वो टोफल कंपलसरी रहता है ना। टोफल कंपलसरी होता है कि आपको, जैसे ताइवान में भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यहाँ पे ये करते हैं कि आप एक मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है ना सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ले लें कि मीडियम इंस्ट्रक्शन आपका बैचलर में इंग्लिश है, तो फिर ये नहीं मांगते आइल्स और टोफल वगैरह। अच्छा, कितना स्कोर, अगर हम आइल्स की बात करें तो क्या स्कोर, एवरेज स्कोर कितना पे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग? डिपेंड करता है, अगर ये डिपेंड करता है ना कि कुछ कोर्सेस कुछ यूनिवर्सिटीज 80 के आसपास टोफल में मांगता है। अच्छा, कुछ 90-100 के आसपास भी मांग लेता है।